हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे वीडियो एजुकेशन चैनल में। मैं अर्थशास्त्र से वीडियो से महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आई हूँ। चलते हैं वीडियो में आगे। पहला क्वेश्चन दिया अर्थशास्त्र विषय है। तो अर्थशास्त्र कैसा विषय है? तो ये व्यवहारिक विषय है। अर्थशास्त्र जो है वो व्यवहारिक विषय है फ्रेंड। अर्थशास्त्र कैसा विषय है? व्यवहारिक विषय है। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि अर्थशास्त्र वो विज्ञान है जो धन की विवेचना करता है। ये परिभाषा किसने दिया था कि अर्थशास्त्र जो है वो ऐसा विज्ञान है जो धन की विवेचना करता है? ये किसने कहा था? तो जेबी से ने कहा था। ये परिभाषा जेबीसी का है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखें, अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का शास्त्र है। ये बात किसने कहा था कि अर्थशास्त्र जो है भौतिक कल्याण का शास्त्र है? ये किसने कहा था? तो प्रोफेसर पीगू ने कहा था कि अर्थशास्त्र जो है वो भौतिक कल्याण का शास्त्र है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट दिया है कि भौतिक अर्थशास्त्र में इस प्रकार के नियमों का निर्माण किया जाता है। किस प्रकार के नियमों का निर्माण किया जाता है अर्थशास्त्र में? ये क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र में इस प्रकार का नियमों का निर्माण किया जाता है। तो सार्वभौमिक नियमों का निर्माण किया जाता है, जटिल नियमों का नहीं, ना ही व्यक्ति विशेष को ध्यान में रख के अर्थशास्त्र में नियम बनाए जाते हैं। वो अर्थशास्त्र में सार्वभौमिक मतलब सबका कल्याण हो, सबका विकास हो, इस नियमों का निर्माण किया जाता है। अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र क्या है? वो कला और विज्ञान दोनों है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अर्थशास्त्र क्या है? कला और विज्ञान दोनों है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेंगे। फ्रेंड्स शायद मेरी वॉइस थोड़ी स्लो हो क्योंकि थोड़ी मुझे कोल्ड हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्यों को पवित्रता, संतोष और मुक्ति धन से ही मिल सकती है। ये किसने कहा था कि मनुष्यों को पवित्रता, मुक्ति, संतोष से ही मिल सकती है? तो ये महर्षि शुक्र ने कहा था कि मनुष्यों को पवित्रता, संतोष और मुक्ति के धन से ही प्राप्त हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र वह व्यवहारिक महत्व को कितने भागों में बांटा गया है? अर्थशास्त्र को व्यवहारिक महत्व को बांटा गया है किसमें किसमें? तो व्यक्तिगत महत्व और सामाजिक महत्व, इन दोनों में अर्थशास्त्र के व्यवहारिक महत्व आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि धर्म या सद्गुण और आनंद से धन ही मिलते हैं। ये किसने कहा है कि धर्म या सद्गुण और आनंद धन से ही मिलते हैं? पूरे धन पे फोकस किसने कहा है कि धर्म और सद्गुण आनंद ये सब कुछ हमें धन से मिलते हैं? तो ये चाणक्य ने कहा था कि धर्म और सद्गुण आनंद ये सब हमें धन से ही प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेंगे कि शिक्षा में वह सहसंबंध शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? फ्रेंड पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। हर्बट ने किया था कि शिक्षा में सहसंबंध का प्रयोग हर्बट ने किया था। समन्वय कितने प्रकार के होते हैं? फ्रेंड ये भी पेपर में बहुत पूछे जा रहे थे। समन्वय 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेंगे, समन्वय में किस विशेष लक्षण की संभावना बढ़ जाती है? जब भी हम समन्वय करते हैं तो उसमें किस विशेष लक्षण की संभावना बढ़ जाती है? तो उसमें अधिगम स्थानांतरण की संभावना अधिक बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेंगे, निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है? प्राथमिक स्तर पे सामाजिक अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य के बारे में बात कर रहा है। ये प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है। देखिएगा, माध्यमिक या फिर उच्च स्तर की नहीं, प्राथमिक स्तर में सामाजिक अध्ययन के विषय में शिक्षण का उद्देश्य पूछ रहा है। तो क्या क्या होगा फ्रेंड? हमारा विभिन्न भौतिक साधनों का ज्ञान होगा, श्रम के प्रति प्रशासनात्मक दृष्टिकोण होगा, राष्ट्रीय भावना का विकास होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा माध्यमिक स्तर पे सामाजिक अध्ययन? वहाँ पे प्राथमिक स्तर पे हमने पढ़ा, यहाँ पे माध्यमिक स्तर पे अब हम पढ़ेंगे। वहाँ पे प्राथमिक स्तर पे बताया था, यहाँ पे माध्यमिक स्तर पे बता रहा है। तो हो जाएगा परिवर्तन प्रक्रिया का ज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास और लोकतंत्र की आवश्यकता। इसका क्या हो जाएगा? सी डी, मतलब सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने की विधि किसने की थी? ये उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में किसने लिखा है? क्वेश्चन में पेपर में सबके पेपर जब तक हुए हैं, मैंने सारे पेपर देखे कि ये वाले क्वेश्चन तो बहुत आ रहा है कि व्यवहारिक रूप में लिखने की किसने की थी? तो रॉबर्ट मेगर ने उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने की विधि दी है, रॉबर्ट मेगर ने। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सैन्य अनुदेशन को व्यवहारिक रूप दिया? ये तो उद्देश्यों के व्यवहारिक रूप हो गए, और यहाँ सैन्य अनुदेशन को व्यवहारिक रूप किसने दिया? तो सैन्य अनुदेशन को व्यवहारिक रूप रॉबर्ट मिलर ने दिया है। नेक्स्ट हम देख लेंगे, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने उद्देश्यों के ज्ञानात्मक तथा भावात्मक पक्षों के उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में ज़्यादा रुचि ली? जो हमारे उद्देश्य है ज्ञानात्मक, भावात्मक, उनके पक्षों में, उनके उद्देश्यों में व्यवहारिक रूप में ज़्यादा रुचि किसने ली? तो व्यवहारिक रूप और उद्देश्य की बात आ जाए तो रॉबर्ट मेगर जी को मत भूलिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट मेगर।
नेक्स्ट हम क्वेश्चन में देखेंगे, निम्न में से किस विद्वान ने क्रियात्मक पक्ष के उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने पर अधिक रुचि है। कह रहा है कि निम्न में से क्रियात्मक पक्ष के उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में किसने लिख दिया फ्रेंड? तो क्रियात्मक उद्देश्यों के व्यवहारिक रूप में किन्होंने लिखा? तो वो रॉबर्ट मिलर ने ही व्यवहारिक रूप में लिखा है। मैं बोली हूँ ना कि रॉबर्ट मिलर ने क्रियात्मक पक्ष को व्यवहारिक रॉबर्ट मेगर ने नहीं लिखा है, यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। उन्होंने उद्देश्यों के व्यवहारिक रूप को लिखा है, इन्होंने क्रियात्मक पक्ष के उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखा है। हम नेक्स्ट देखेंगे, आर्थिक कुशलता का विकास उद्देश्य है। जो आर्थिक कुशलता है उसके विकास का उद्देश्य है, क्या है उसके विकास का उद्देश्य? उच्च माध्यमिक स्तर। अब हम पूर्व माध्यमिक स्तर या माध्यमिक स्तर पे आर्थिक कुशलता का पाठ नहीं पढ़ा सकते हैं बच्चों को, उनको नहीं उतना समझ में आएगा जितना हम उच्च माध्यमिक स्तर के बच्चों को अपने देश की स्थिति और उसको आय व्यय का वितरण के बारे में पढ़ाएं तो उसे समझ में आएगा। यही बात कह रहा है वो। नेक्स्ट है, टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव के लेखक है, तो ब्लूम जी हैं इसके लेखक। ये क्वेश्चन में बहुत पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है, ICEM संबंधित है। ICEM किससे संबंधित है? ये उद्देश्यों के वर्गीकरण से संबंधित है। ये उद्देश्यों को वर्ग ICEM जो है ये उद्देश्यों के वर्गीकरण से संबंधित है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि प्राप्त उद्देश्य होते हैं। ये प्राप्त उद्देश्य क्या होते हैं? क्या होते हैं प्राप्त उद्देश्य? ये बहुत ही विशिष्ट होते हैं। जो प्राप्त उद्देश्य है वो विशिष्ट होते हैं, जिसे हम जिन उद्देश्यों को प्राप्त कर लेते हैं वो विशिष्ट हो जाते हैं हमारे लिए। तो वही बात कह रहे हैं, समझने की बात है कि जो प्राप्त उद्देश्य है वो कैसे होते हैं, तो वो विशिष्ट होते हैं, ना वो व्यापक होते हैं ना वो सामान्य होते हैं, वो विशिष्ट होते हैं जिन उद्देश्यों को हम प्राप्त कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पाठ्यक्रम में मानव जाति के समस्त ज्ञान के अनुभवों का सार समझना चाहिए। ये निम्नलिखित में से किसने कहा है कि जो पाठ्यक्रम है उनमें मानव जाति के समस्त ज्ञान और अनुभवों का सार समझना चाहिए? तो ये तो फ्रॉबेल जी ने कहा है कि जो हमारा पाठ्यक्रम है वो मानव जाति के समस्त ज्ञान के अनुभव का सार समझना चाहिए, फ्रॉबेल ने कहा। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ्यक्रम के निर्माण का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ्यक्रम के निर्माण का नहीं है? ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा और पेपर में भी अच्छे से नहीं जहाँ हो उसे ऐसा ट्रिक करके ही लगाइएगा कि सिद्धांत पाठ्यक्रम का निर्माण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ्यक्रम का निर्माण नहीं है? तो ये क्रिया का सिद्धांत है, हमारा उपयोगिता का सिद्धांत है, व्यापकता का भी सिद्धांत है, निहित अनुभवों का सिद्धांत नहीं है। हमारे पाठ्यक्रम निर्माण में निहित अनुभवों का नहीं है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेंगे, निम्न में से कौन सा अर्थशास्त्र का स्तर है? स्तर के बारे में बात किया है कि अर्थशास्त्र का स्तर कौन सा है? तो स्थानीय अर्थशास्त्र ये भी स्तर है, प्रांतीय अर्थशास्त्र ये भी स्तर है अर्थशास्त्र का, राष्ट्रीय अर्थशास्त्र ये भी स्तर है। तो इसका होगा उपयुक्त सभी। ये तीनों हमारे अर्थशास्त्र के स्तर है। अगला दिया है कि अर्थशास्त्र शिक्षण की स्रोत विधि का मूल्य उद्देश्य है। जो अर्थशास्त्र शिक्षण विधि है उसकी स्रोत का, ये स्रोत विधि है जो उसके अर्थशास्त्र का स्रोत विधि का मूल्य स्रोत क्या है? तो वो भौतिक वस्तुएं हैं, मौखिक वितरण है, लिखित और मुद्रित अभिलेख है। तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी है जो स्रोत विधि के मूल्य स्रोत है, स्रोत विधि के मूल्य स्रोत है ये। नेक्स्ट है आगमन विधि में क्या होता है? समान से विशिष्ट की ओर होता है, कि विशिष्ट से समान की ओर होता है, कि पूर्ण से अंश की ओर होता है, कि अंश से संपूर्ण की ओर होता है? ये सारा गलत है। ना विशिष्ट के समान से होता है ना अंश से पूर्ण की होता है। तो क्या होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर हमेशा होता है। हम सामान्य से विशिष्ट की ओर ही सीखते हैं। आगमन विधि है। और ये निगमन विधि में क्या है? तो निगमन विधि उसका आगमन विधि का जस्ट अपोजिट होता है, यही समझ लीजिएगा। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। आप लोग भी अभी देख के बता देंगे कि विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, जस्ट अपोजिट होता है उससे, उसमें सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है और इसमें निगमन में उसके उल्टा होता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर। बाकी ये सब सही है, ये सब गलत हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, कौन सी विधि छात्र केंद्रित नहीं है? यहाँ पे देखिएगा कह रहा है नहीं है छात्र केंद्रित विधि, वो कौन सी विधि है? तो परियोजना विधि हमारी छात्र केंद्रित होती है, समस्या समाधान विधि हमारी छात्र केंद्रित होती है, खोज विधि भी होती है, परंतु व्याख्यान विधि हमारी अध्यापक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित विधि होती है, छात्र केंद्रित नहीं होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। फ्रेंड, हमारी थोड़ी तबीयत अच्छी नहीं है, इसकी वजह से हमारी वॉइस थोड़ी स्लो हो सकती है, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। हमें बहुत स्लो वाइज की कमेंट्स आते हैं, इसके लिए पहले से सो सॉरी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा विकास होता है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के द्वारा निम्नलिखित में से क्या होता है, तो शारीरिक, मानसिक, भावात्मक सारे होते हैं। शिक्षा प्रक्रिया को प्रमुख अंग है। शिक्षा प्रक्रिया के प्रमुख अंग है पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, ये सभी हमारे शिक्षा प्रक्रिया की प्रमुख अंग है। फिर हम अगला देखेंगे पाठ्य सहगामी क्रियाओं का उद्देश्य। क्या कह रहा है अगला, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के उद्देश्य क्या क्या कह रहा है कि छात्रों को स्वशासन का अनुभव प्रदान करना, छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, अवकाश का सदुपयोग करना। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, ये सभी हो जाएगा, ये पाठ्य सहगामी क्रियाओं के उद्देश्य होते हैं। हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया पाठ्य सहगामी क्रिया से संबंधित नहीं होती। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया ऐसी है जो पाठ्य सहगामी क्रियाओं से संबंधित नहीं होती। तो कृषि कार्य होता है हमारे पाठ्य सहगामी, भ्रमण भी है, विज्ञान क्लब भी है, लेकिन पर्यटन है जो, ये हमारे पाठ्य सहगामी से नहीं होता। नेक्स्ट दिया है शैक्षिक पर्यटनों में से छात्रों में निम्न में से कौन सा विकास होता है। हम एक बार और रिपीट करेंगे कि शैक्षिक पर्यटनों से छात्रों में निम्न में से कौन सा विकास होता है। तो कौन सा विकास होता है, सौंदर्यानुभूति होती है, जब भी पर्यटन करने जाएंगे तो पर्यावरण का जब भी हम वो करेंगे तो हमें सौंदर्य अनुभूति होती है और सहयोग की भावना होती है और छात्रों की ज्ञानात्मक भावात्मक पक्ष में वृद्धि होती है। तो क्या हो जाएगा, ये सभी। फ्रेंड, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट इसमें है, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं कैसे भी करके वीडियो बनाई हूँ क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ही ख़राब है, फिर भी आप लोगों के सहायता करने के लिए मैंने बनाया। इसको ज़रूर आप देख के जाइएगा अपने अर्थशास्त्र, जिस दिन पेपर होगा उस दिन आपका पेपर बहुत ही अच्छा हो। बेस्ट ऑफ लक। बाय बाय फ्रेंड, टेक केयर।